सर, बॉडी को सूटकेस में आके डंप किया गया। सर देखने से तो आदमी लगता है, लेकिन इसने साड़ी पहन रखी है। हो सकता है ये कोई आदमी हो या फिर कोई किन्नर। सवाल ये है कि इसे इस तरह से मारकर यहाँ पर डंप किसने किया है, और अगर ये आदमी है तो इसने ऐसा हुलिया क्यों बनाकर रखा है। आदमी वक्त के हाथों मजबूर होकर अपने आप को बदलता है, लेकिन कभी कभी वो इतना बदल जाता है कि उसकी पहचान उससे छिन जाती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले साल मेरे पास आया था जब मैं मुंबई के चारकोट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इस केस में भी इस माया नगरी ने एक आदमी को इतना परेशान कर दिया कि सबसे पहले उसकी किस्मत, फिर उसके अपने और उसकी जान तक उससे छीन ली। क्या करते हो दादा, इतना काम किया आपके साथ, एक बार डायरेक्टर सर से मिलने दो ना, काम की बहुत जरूरत है। रमेश तुझे समझता नहीं है, अरे ऐसे नहीं मिल सकते। 2 मिनट बस, 2 मिनट। अरे उनका ड्रेस लेके जाओ ना। चलो यहाँ से, चलो। ये हाथ कैसे लगाया? जब काम था ये आगे पीछे भागता था, अब धक्का मारता है। रमेश गुंडागर्दी मत कर, जा यहाँ से। हाँ जा रहा, आज काम नहीं है ना, अपना टाइम भी आएगा, देखना सबको देखेगा मैं। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। और नहीं तो क्या, ये अपनी इंडस्ट्री है, इनके साथ इतना काम किया मैंने, आज काम नहीं तो रंग दिखाने साले। चाय पिएगा? ये ले। नाम क्या है तेरा? रमेश। तेरा? नाज। देख, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इस इंडस्ट्री में कभी काम है तो कभी नहीं है। एक्टिंग मेरा पैशन है, सब कुछ छूट गया इसके चक्कर में। अपना नंबर दे, कहीं भी कुछ होएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा। पक्का? ये कौन? एकदम हीरो लग रहे हो हैं? आपके लिए तो मैं हमेशा हीरो लगता हूँ। अनाज बोल। अच्छा सुन, तेरे को ना एक एड्रेस भेज दूं, कल 3 बजे ऑडिशन पे पहुंच जाना और अच्छे से करना। हाँ थैंक्स नाज। हाँ सुन ना, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ चल बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके थैंक्स। खुशी तो देखो ना, सब होना नहीं। मुझे शैतान क्या बोला था? हम लोग बाजार से इतने सारे कपड़े लाएंगे रानी के लिए, है ना? भूख लगी, भूख। नहीं नहीं नहीं, ये एड्रेस है, 2:30 बजे इंटरव्यू के लिए चले जाना। पापा, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे प्यून की नौकरी नहीं करनी है। प्यून की नौकरी नहीं करनी है तो क्या करना है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टिंग करेगा? मिल रही है तुझे एक्टिंग? अरे समझाओ अपने लाडले को, सपनों के घोड़े दौड़ाना बंद करे, जो मिल रहा है वो चुपचाप करे। बाप हूं मैं इसका, बैल नहीं हूं, कमा कमा के खिलाता रहूंगा। संभल के। पक गया हूं मैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू कितना पागल है ना, कितनी टेंशन लेता है तू। वो तुम्हें सुना नहीं? टेंशन लेने का नहीं बॉस, देने का, समझा? तू हमेशा मुझे एनकरेज करती है, इसीलिए मुझे तू अच्छी लगती है बहुत। क्या कह रहा है तू? यही कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ना मत बोलना नाज। अरे नाज मैडम, आपका शॉट रेडी है, सर बुला रहे जल्दी। हाँ आ रही हूँ, आती हूँ। सुन, तूने आज तक इस सीरियल की शूटिंग सिर्फ बाहर से देखी है, आज अंदर से दिखाती हूँ। आजा। समझ में आ गया? हाँ रेडी करें? हाँ जी ओके रोल।
एक्शन। हाय हाय, बड़ा चांद सा बेटा है हुआ है तुम्हें, मैं पूरा नेग लूंगी। हाँ यार इसको बाहर निकालो। और वो सुंदर वाली आई नहीं अभी तक? आ गई सर, आ गई। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना फ्लोर पर। जी जी सर, यही हूं मैं। अब सोच लो, अभी प्यार करते हो? फ्लोर पर जाना, बाद में बात कर लेना, जा। जी सर। ओके ओके, टाइम से बाहर आ जाओ। रेडी, रोल, एक्शन। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूरा 20,000 ही नेक लूंगी। 20,000। हाँ 20,000 नाचो रे। तुम कौन हो, क्या हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस। बहुत बड़ा घर बनाया है। अरे सुखी रहो, आबादित रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। ए रेशमा, बजा रे ढोलक। हाय 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 हाय। बढ़िया मकान बनाया आपने, खूब पैसा लगाया। चलो यहाँ से। बाबा, बाबा, पापा कहते हैं सब कुछ छूट गया मुझसे, लेकिन इन रिश्तों को कैसे छोड़ूं? सपने हमें उड़ने की हिम्मत देते हैं, लेकिन कई बार हमारे सपने हमें मुंह के बल जमीन पर पटक भी देते हैं। रमेश के साथ ऐसा ही हुआ। रमेश एक्टिंग करना चाहता था, हीरो बनना चाहता था, लेकिन काम की कमी की वजह से वो एक किन्नर बन के रह गया। और ये बस शुरुआत थी उसके डरावने अंत की। क्या देख रहा है बच्चा? पापा का वेट कर रहा है? हाँ अभी आएंगे पापा, मेरा बच्चा अभी आने करेगा। चलो मम्मा अभी आपके लिए दूध लेके आएगी। आ गए आप? दूध पिया इसने? हाँ आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। बच्चा अरे चांदी चाय मंगाओ ना। हाँ मंगाती हूँ। ए प्रदीप, हाँ 2 में 5 देना। जा, उनको 5 कटिंग दे दे, जा। ए नाज, अरे मान जाना यार, देख 2 लाख रुपया दूंगा। ए प्रदीप, क्यों रे इसके पीछे पड़ा है तू? 2 लाख कर रहा है। हाँ देख मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसों के पीछे पड़ने का। वो तो पंडित जी ने कहा है मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वो काटने के लिए मुझे किसी किन्नर के साथ शादी करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, तब जाके मेरी किसी लड़की के साथ शादी हो सकती है। ये देख, मैं तेरे को 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। 2 लाख? चांद भी 2 लाख? भैया 2 लाख दे रहा है, 2 लगेगा 2।
मुझसे कौन शादी करेगा? अरे ए, तू कर लेना मुझसे शादी। देख 2 लाख रुपया दे दूंगा और शादी के बाद तुरंत तलाक। बोल है तैयार? तू जाना यहाँ से। ए चांदी बोलना इसको। अरे ओ प्रदीप भाई। हाँ साली तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। हाय भैया। बॉडी को सूटकेस में रख डंप किया गया है। एक कूड़ा बिनने वाले ने देखा और हमें इन्फॉर्म किया। सर देखने से तो आदमी लगता है, लेकिन इसने साड़ी पहन रखी है। इनमें से कोई से पहचानता है? नहीं सर। हो सकता है ये कोई आदमी हो या फिर कोई किन्नर। सवाल ये है कि इसे इस तरह से मारकर यहाँ पर डंप किसने किया है? और अगर ये आदमी है तो इसने ऐसा हुलिया क्यों बना के रखा है? अगर ये किन्नर है तो ये हो सकता है कि आपस में कोई लड़ाई हो गई हो और उसी में उसकी जान चली गई हो। ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है उसी चक्कर में किसी ने मार दिया। देखो फूल देख रहे हो? लगता है मरने से पहले इसने कोई पूजा वूजा की है। आसपास कुछ मिला मर्डर वेपन वगैरह? नहीं सर। गायकवाड़ तुम एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ ये पता करो कि किसी आदमी या किन्नर की कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है क्या। सर इसे इस तरह मारकर सूटकेस में यहाँ पर कोई डंप क्यों करेगा? तुम यहाँ क्या करी हो? जाओ ऐसे। सर इस बच्ची को रखिए सर। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ निकलो ऐसे। सर ये आपकी बच्ची है, मैं इसे नहीं रख सकती। ये क्या बोल रही है तुम? कौन सी बच्ची? काहे की बच्ची? तुम यहाँ से निकलो, अगर किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो जाओ ऐसे। जाओ। अगर दोबारा आएगा तो देख लेना। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब सर जहां हमें बॉडी मिली है उसके आगे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन सुबह होने तक वहां से 300 से ज्यादा गाड़ियां क्रॉस कर चुकी थी। मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा टीडियस है रानी, लेकिन फिर भी उस सीसीटीवी फुटेज को बार बार चेक करो और उसमें से हर गाड़ी के बारे में पता करो। सर मैंने सूटकेस के बारे में पता करने की कोशिश की पर पता नहीं चला क्योंकि वो पुराना सूटकेस था। कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हमने उसकी फोटो सर्कुलेट की है और हम सारे पुलिस स्टेशन में पता कर रहे हैं। सर बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि वो बॉडी एक लड़के की है। मौत का समय कल दोपहर 4 और 6 के बीच किसी तेज धार वाले ऑब्जेक्ट से उस पर वार किया गया। 2 स्टैब वुंड्स, लेकिन उसे मारने से पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। हमारे सारे खबरियों को काम पर लगा दो, आखिर पता तो चले कि एक लड़का लड़की बनकर क्यों घूम रहा है। खूब पढ़ाई करो, खूब खुश रहो। चांदनी देखना, रेशमा का फोन नहीं लग रहा और कल रात से आई भी नहीं है वो। अरे छोड़ना, वो भाग गई होगी। वैसे भी वो मुझे
सही नहीं लग रही थी। और हाँ, तुझे बताती हूं मैं, वो तो मुझे जन्म से किन्नर भी नहीं लगती थी। वैसे वो मिली कहाँ थी तुझे? सर, ये आपसे मिलना चाहती हूँ। बैठिए। साहब, वो परसों से मेरी दोस्त रेशमा लापता है और उसी दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। रेशमा की कोई फोटो है आपके पास? है ना साहब? साहब, गायकवाड़, तुम्हारे पास जो फोटो दिखाओ इनको। साहब क्या हुआ? देखिए ये फोटो। हमें कल ये लाश तालाब के पास मिली है। क्या तुम ये जानती थी कि रेशमा एक लड़की नहीं लड़का है? जी साहब, उसका नाम रमेश था। वो मुझे शूट पर मिला था। पैसों को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए हमारी टोली में आ गया था। इसका घर कहाँ है? नहीं पता साहब, पर इतना पता है कि उसके घर में उसकी आई, बाबा और एक छोटा भाई है। किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई? नहीं पता साहब। इतनी हैरानी की बात है गायकवाड़, मजबूरी में एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का किन्नर बन जाता है। ये रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स, इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आखिरी कॉल किसी प्रदीप की थी सर। मोबाइल लोकेशन भी प्रदीप के घर के आसपास की बता रहे हैं। गायकवाड़, इस प्रदीप को उठा लो। रेशमा को कैसे जानते हो? सर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हुआ यह है प्रदीप की रेशमा का मर्डर हो गया और उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर से पहले आखिरी बार उसने तुम्हें कॉल किया था और जब उसका मर्डर हुआ तो उसकी मोबाइल लोकेशन भी तुम्हारे एरिया की थी। अब बताओ। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो उससे शादी की थी। शादी? हाँ सर। एक मर्द के साथ शादी? नहीं सर, रेशमा तो एक किन्नर थी, मैंने उससे शादी की थी। पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मेरे ग्रह नक्षत्र काटने के लिए एक किन्नर से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उससे शादी की थी और शादी के बाद वो चली गई सर। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसका मर्डर कर दिया? पैसे को लेकर प्रॉब्लम हो गई? क्या हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। उसने मुझे कहा था कि शादी करने के बाद तुम्हें मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ेंगे। मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए भी थे सर। मेरा अगर झूठ लग रहा है तो आप पंडित जी से पूछ लीजिए सर, वो थे वहां पे। तो पंडित जी, आपने इस प्रदीप की शादी रेशमा से करवाई? जी सर। शादी की विधि संपन्न होते ही मैं भी वहां से चला गया और रेशमा भी मेरे पीछे पीछे चली गई थी। हाँ सर, वो रेशमा मेरे घर से निकल गई थी सर, फिर मुझे पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक काफी देर तक वो तुम्हारे एरिया में ही थी? पता नहीं सर। सच बोल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा उसके साथ किसी बात से झगड़ा हो गया और तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, सर मैं क्यों झगड़ा करूं उसके साथ? सर वो लोग तो ऐसे ही छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे सर। एक बार तो मेरे रेस्टोरेंट में ही मेरे कस्टमर के साथ उनका झगड़ा हुआ था सर। विपुल भाई नाम है उनका सर। सच कह रहा हूँ सर, वो विपुल भाई ने भी एक बार मारा था रेशमा को। तेरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा है? जी हाँ सर। राणे, चला घेऊन जा और उस दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर चलो। और पंडित जी, इसके बाद अगर ऐसे ऊट पटांग उपाय किसी को बताए तो अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में उठा के अंदर डाल दो। जाइए। आइए, तेरे पास गाड़ी है? हाँ सर है। जा। थैंक यू सर। गायकवाड़, इस प्रदीप के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और एक और बात, इसके पास जो भी गाड़ी है, हमें वो जो गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके साथ मैच करके देखो। सर।
यहाँ क्या करी हो? सब अपने बच्चे को रख लो, मैं नहीं रख पाऊंगी। अरे काहे की बच्ची, मरवाओ क्या? चल निकल। सब मेरी बात तो सुनो। आनंद, आनंद, कौन था? कोई नहीं, तुम जाके चाय बनाओ। हाँ लेकर आती। ये चांद, रेशमा और नाज, इनका आपस में रिश्ता कैसा? अरे क्या साहब, इनका तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। चाचा देना रे। हल्का किसको बोल रहे हैं? तू अपना काम करना। मर्द होकर जा, तालियां बजाता है। और ये जो चांद भी है ना, ये नकली किन्नरों से बहुत चिढ़ती थी। और रेशमा और नाज ये भी आपस में लड़ते थे। अरे काहे का झगड़ा साहब, इनके तो बीच चुम्मा चाटी लगी रहती, मैं खुद कई बार देखी। चांद भी तो क्या है ना साहब, अब कोई आदमी तो मिलने से रहा, तो जो मिलता उसी के साथ चिपक लेते। शुक्रिया। तो तुझे नकली किन्नरों से बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ? क्यों नहीं होना चाहिए क्या साहब? एक तो भगवान ने हम पर अन्याय किया, वो क्या कम है कि ये मर्द लोग हमारी तरफ तालियां बजाकर पैसे कमाते हैं, हमारे पेट पर लात मारते हैं। गुस्सा तो आएगा ना साहब? गुस्सा तो आएगा, सही। अब ये रमेश भी एक नकली किन्नर था, तो जाहिर है तुम्हें रमेश पर भी बहुत गुस्सा आता होगा। नहीं, ये कुछ बोली नहीं मुझे, लेकिन मैं इससे बोली कि उसका कहीं टाका भिड़ा है लड़के के साथ, लेकिन ये मानने कुछ तैयार नहीं थी। हाँ। कौन लड़की? वो सब क्या बोलूं आपको मैं? साहब जब मैं वहां गई ना, उससे पहले वो चली गई थी। वो अगर मिलती ना तो वहीं के वहीं उसका सच झूठ खुलवा देती। हाँ। तो नाज, तुम्हें ये पता चल गया था कि रमेश का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, किसी लड़की के साथ, तो गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा, क्योंकि तुम्हारा और रमेश का अफेयर चल रहा था। नहीं नहीं साहब। झूठ मत बोलो, मेरे पास गवाह है। जी साहब, मेरे को बुरा लगा था। और इसी वजह से जब रमेश और प्रदीप की शादी हुई, तब तुम प्रदीप के घर के बाहर रमेश का इंतजार कर रही थी। रमेश जब बाहर आया तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैं भले ही किन्नर, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करती थी। प्यार के साथ यही तो परेशानी है नाज, हमें पता ही नहीं चलता कि प्यार कब जुनून बन गया। देखो तुम्हारी मोबाइल लोकेशन, इससे ये साफ पता चलता है कि जब रमेश और प्रदीप की शादी हो रही थी तब तुम प्रदीप के घर के बाहर ही थी। अब सच बोलो। नहीं नहीं साहब, मेरे को जब चांदी ने बताया तो बहुत बुरा लगा मेरे को। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं रमेश को कुछ बोलना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने मोहल्ले के एक बच्चे को उसका पीछा करने को कहा और वो उसकी फोटो खींचकर मुझे भेजे। इसी वजह से मैंने अपना मोबाइल दिया था। कौन बच्चा? गुड्डू। गुड्डू। उस दिन तुम रेशमा का पीछा करते हुए प्रदीप के घर तक गए थे, फिर तुमने वहां क्या देखा? तुमने रेशमा को उस घर से बाहर निकलते हुए देखा? मैंने देखा नहीं, मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर मैं खेलने चले गया। खेलने चले गए? चलो जाओ, अब भी जाके खेलो, जाओ, ले जाइए इसे। या तो नाज ने इस बच्चे को सचमुच अपना मोबाइल दिया था, या फिर वो इस बच्चे से झूठ बोलवा रही है। सर, प्रदीप की कार का नंबर उस दिन वहां जितनी भी कार्स थी उनसे मैच नहीं कर रहा, और फिर उसका मोबाइल लोकेशन उस एरिया का नहीं है। मैंने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, वो आ गई? जी सर। हाँ, तो विपुल तो रमेश को कैसे जानता है? सामने कोई रमेश को नहीं जानता। अरे सॉरी, भूल गया, रमेश नहीं है, रेशमा। रेशमा वो किन्नर, उसके साथ क्या लफड़ा था? साहब मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ साहब, मेरा भला किन्नरों से क्या लेना देना। अच्छा अच्छा, देखो विपुल, ये क्या है?
इस रेस्टोरेंट में उसको मारने के लिए तो उसके पीछे दौड़ रहा है, ये क्या? साहब रेशमा मेरे घर के आगे पीछे चक्कर लगा रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा बच्चा चुराना चाहती है, तभी तभी गुस्से में आकर मारा था साहब। अब गुस्से में आकर करड़े तुझे बहुत मारने वाले हैं, क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। ये तेरी बीवी कोयल के और रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स, इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती थी। उनके मोबाइल लोकेशन से एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि ये दोनों आपस में कई बार मिल भी चुके थे, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये दोनों मिलते थे तब तू भी उनके आसपास ही होता है। तेरी मोबाइल लोकेशन भी यही बता रही है। अब सच बोल, वो तो बहुत मार खाएगा। सब बता दो। साहब मैंने कोयल को रेशमा के साथ देखा था तो मुझे शक हो गया। अब मुझे लगा कि ये जरूर कुछ अलग चक्कर है। देख भाई, जानता हूं तेरा मेरे बीवी के साथ कुछ तो चल रहा है। देख, मुझे नहीं जानना वो तेरे जैसे के साथ क्या कर रही है। प्यार करता है उससे? बोलना, प्यार करता है उससे? बोल। हाँ तो लेके जा। हाँ लेके जा उसको, मेरे को नहीं चाहिए वो। देख 3 लाख रुपए दे तो लेके जा, समझा? अब मुझे लगा कि वो पैसा लेकर आएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो मर गया। मर नहीं गया, तूने उसे मार दिया। तू बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ा था। जब वो 2 लाख रुपए लेकर तेरे पास आया, तूने पैसे लिए, तूने उसको मार दिया और तूने उसकी बॉडी तालाब के पास डंप कर दी। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं मारा उसको। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको फोड़ते रहो। साहब मैंने कुछ इसकी मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक ये कभी उस एरिया में नहीं गया जहां में रमेश की लाश मिली थी। तो क्या हुआ? हो सकता है कि मर्डर के वक्त अपना फोन घर पे छोड़ के गया। इस कोयल को बोला। मैं खाना बनाऊंगी, है ना? अरे बाप रे बाप। मारे डालूंगा आज इसे। पूरा का पूरा तमाशा ही खत्म कर। छोड़ मेरी बेटी को। तेरी बेटी? पहले मार डालूंगा। तुम रेशमा को कैसे जानती हो? सर रेशमा नहीं रमेश, शादी से पहले से ही मैं उसे प्यार करते थे। सुन एक बार मेरी बात सुन। मेरी बात तो सुन, मैं तुझे समझा रहा हूँ। क्या सुनूं? बाबा मेरी शादी करवा रहे हैं। प्लीज कोयल, मुझे थोड़ा टाइम दे दे। देख, मेरा एक रोल फाइनल होने वाला है। मैं कब से सुन रही हूँ। मैं बाबा को अब और नहीं रोक सकती। सर फिर मेरी शादी हो गई, लेकिन फिर वो मुझे दिखा जब मेरा बेटा हुआ था। सर मैं आपको बता नहीं सकती कि उसे वैसे वहां देखकर मुझ पे क्या गुजरी थी। सर वो मेरे पीछे पड़ गया था। वो चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ चलूं। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तेरे बिना। देख, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तू एक बार आकर दे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोयल कि रमेश ने तुम्हें इतना परेशान किया कि तंग आकर तुमने उसे मार डाला या फिर मरवा दिया? नहीं सर, मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ। और अपने पति से? चलो छोड़ो। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम्हारे पति को, विपुल को, तुम्हारे और रमेश के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर विपुल ने उसको मार दिया। नहीं सर, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ। रमेश के घर वालों के बारे में जानती हो? हम रमेश के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा, ये रमेश भैया के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हम किसी रमेश को नहीं जानते। देखिए, आपके बेटे रमेश का मर्डर हो चुका है। हाँ तो जो इतना घटिया काम करेगा
उसके साथ ये सब तो होना ही था ना। नाक कटा के रख दी थी उसने समाज में हमारी। सारी बहन के औरतों की तरह नाचता था वो। बाबा 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 मेरी बात तो सुनिए बाबा। ये है तू? अरे मैंने तो बेटा पैदा किया था, ये कैसे बन गया तू? देखिए मेरी बात तो सुनिए। बेटा, अरे किसके साथ मुंह काला करके आई थी तू? ये मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। बाबा मैं आप ही का बेटा हूं, लेकिन आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। उन लोगों में शामिल हो गया था वो। और ये बात ऐसी नहीं है जो बहुत दिनों तक चुप थी। एक ना एक दिन सबको पता चलना ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बेइज्जती के डर से आप ही ने उसका मर्डर कर दिया? भाई शपथ, कई बार लगा कि अपने हाथों से उसकी जान ले लूं, फिर लगा कि उसे मारकर खुद को सजा क्यों दूं, सिर्फ इसलिए बच गया वो। भैया बहुत अच्छे थे, उन्हें ना बड़ा हीरो बनना था, लेकिन उनके सपनों ने उनकी जान ले ली। एक आदमी को किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया। बैकवर्ड, इन सबके कॉल डिटेल्स निकालो। क्या करूं मैं? बोल, खुद मर जाऊं या तुझे मार दूं? क्या करूं? आशा, ए आशा, अरे बाहर पोलियो का टीका देने आए, रानी को लेके आना। आशा, आशा! सर रमेश के परिवार वालों के कॉल लोकेशन डिटेल्स आ गए। जहाँ रमेश की बॉडी मिली थी, इनमें से कोई भी वहां भी कभी भी नहीं गया। और उस एरिया में जितनी भी गाड़ियां उस दिन देखी गई थी, उनमें से किसी का भी इनमें से किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आया। नाज और चांद की मोबाइल लोकेशन भी उस एरिया की नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिसने भी ये मर्डर किया है उसने मर्डर करते वक्त अपना फोन कहीं और रखा हो। क्योंकि कैसा है, मर्डर तो हुआ है, अब पता ये करना है कि ये मर्डर किया किसने। हाँ बोला क्या? ठीक है सर, मलाड के एक चौल में एक औरत का मर्डर हो गया। हटिए, चला चला आगे, चला आगे जा, चलो भैया आगे चले। साहब मैं सुबह को इधर आई तो ये मरी पड़ी थी। गला काट कर मारा गया और गले का सारा खून सूख गया है, तो हो सकता है कि ये मर्डर कल रात को हुआ। रात को आपने किसी को यहाँ पे आते जाते देखा था? नहीं साहब। क्या नाम क्या है इसका? आशा अपनी बच्ची के साथ यहाँ रहती थी साहब। बच्ची? तो बच्ची कहाँ है? बच्ची नहीं थी इधर, लेकिन मुझे लगता है ना इसका पति शंकर ने इसको मारा होगा। वो इधर आया था, 3 साल से उसको हम लोग देखा भी नहीं। आशा पहले दूसरे चाली में रहती थी जिधर मैं रहती थी। मैं इधर आई तो इधर रहने को आई। इसकी बच्ची की उम्र क्या है? 8-9 महीने। इसका ये पति शंकर, ये कहाँ मिलेगा? होएगा उधर ही पुरानी चाली में। शंकर, हाँ बोलो। तू ये हाँ अरे मसला सब क्या करे? सब कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ नहीं किया। करड़े थांबा थांबा। इसका रिकॉर्ड 3 साल से दिल्ली जेल में बंद था चोरी के लिए, अभी अभी रिहा हुआ है। साहब जेल का खाना बहुत पसंद है तेरे को, इसलिए वापस वहां की बुकिंग करवा रहा है तू? हाँ साहब मैंने उसको नहीं मारा साहब। आपको तो पता है ना मैं 3 साल साहब जेल में था। फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया साहब? गुस्सा तो आएगा ही ना साहब, ऊपर से वो छोड़ के भी चली गई साहब। फिर मैं मंदिर गया, एक दिन देखा तो वो वहां पे वो झाड़ू पोछा कर रही थी। किसका बाप लेके घूम रही है? तू बता तू कहाँ था 3 साल तक? मेरा छोड़, मैं जहन्नुम में था। तू ये पता है पहले बच्चा कहाँ से आया? तू मुझे छोड़कर चला गया, मेरे
पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे के लिए मैंने बच्चा पैदा किया। इसके माँ बाप कोई और है, मैंने सिर्फ पैदा किया इसे। साली झूठ बोलती है। इसके बाप के साथ सोई रहेगी तभी तो ये पैदा हुई ना। डॉक्टर किरण करके दी मेरे को ये बच्चा। ये कुछ भी बोलेगी मैं सुन लेगा। अब तो ना तू बचेगी ना तेरी ये बेटी। मेरे तरफ से। छोड़। रुक साले, भाग निकाल रुक। पता नहीं साहब वो कहाँ भाग गई। मैंने उसका बहुत पीछा किया। मैं उसके वो नए चाली में भी गया, लेकिन वहां पे साहब उसने बोला कि मैं चोर है। और इसलिए रात को उसके घर में घुसकर तूने उसका मर्डर कर दिया और बच्ची को भगा कर ले गया। बता बच्ची किधर है, बोल। सच में मुझे मालूम नहीं है साहब। मालूम नहीं? गायकवाड, डॉक्टर किरण को बोलो आणि करडे खरं बोलत नाही तोपर्यंत फोडून टाकायला. साहब तुमने किया। डॉक्टर, ये बच्चे का क्या चक्कर है? सर, आशा ने आनंद और उसकी पत्नी पूनम के लिए सरोगेसी करवाई थी। आशा को हुई लड़की और आनंद को चाहिए था लड़का, तो आनंद ने उस लड़की को अपनाने के लिए इनकार कर दिया। हमने भी उसके ऊपर काफी प्रेशर बनाया, क्योंकि लड़का हो या लड़की, सरोगेसी करवाई थी तो अपनाना तो था ही। लेकिन कुछ दिन बाद आशा ने कहा कि अगर वो लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो वो खुद उस बच्ची को पालेगी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया है। और उस बच्ची में आशा ने अपना सहारा ढूंढ लिया। वैसे हमें ये शक है कि उसके पति शंकर ने ही उसकी जान ली है, लेकिन आपको कुछ और सस्पिशियस नजर आया इस केस में? अब कुछ दिनों से वो आनंद के पीछे पड़ी थी कि वो अपनी बच्ची को अपना ले। मेरे पास भी आई थी कि मैं आनंद के ऊपर प्रेशर बनाऊं। काफी डरी हुई लग रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ पर जान का खतरा है। ये आनंद कहाँ रहता है? आनंद, यस सर। आप आशा को जानते हैं? इससे पहले कि आप ना कह दें, मैं आपको एक बात बता दूं, हम डॉक्टर किरण से मिलकर ही यहां पर आए हैं। जी सर, जानता। आशा का मर्डर हो चुका है। डॉक्टर किरण ने हमें यह बताया कि आशा पिछले कई दिनों से आपके पीछे पड़ी थी कि आप अपने बच्चे को अपना लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे परेशान होकर आपने आशा को मार दिया? सर ये क्या बात कर रहे सर आप? आनंद कौन है? ये बच्चा किसका है? सर ये वाली आशा की बच्ची है। क्या? हाँ सर, इन्होंने तो कई बार मना कर दिया था बेटी के लिए, उसके बाद तो हम बच्चा नहीं कर पाए। मैं कई बार गई थी आशा के पास इस बच्ची को देखने के लिए। भले ही सर मैंने इसको जन्म ना दिया हो, लेकिन ये है तो मेरी बेटी सर। लेकिन ये बच्ची आपके पास आई कहां से? वो सर कल रात को मैं आशा के घर गई थी। ये बच्चा मुझे दे दो। देखो, वैसे भी ये तुमने मेरे लिए पैदा किया था। प्लीज आशा, मुझे दे दो ये बच्चा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो इससे मैं अपने से कभी अलग नहीं करती। इसका मतलब हो सकता है कि आपके वहां से जाने के बाद वहां पर कोई और आया। हो सकता है सर कोई आया होगा। तुम तो ये बेटी चाहते नहीं थे, फिर अचानक से मन कैसे बदल लिया तुमने? क्या करता सर, ये जिद पे अड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी की जिद के आगे झुककर तुमने बच्ची को तो अपना लिया, लेकिन फिर गुस्से में आकर तुमने आशा का मर्डर कर दिया? सर नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। इसको ले चलो साथ में और इसकी सारी डिटेल्स भी निकालो। सर नहीं नहीं सर, नहीं सर, सर कहाँ लेके जा रहे हैं सर? सर, आशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे चाकू से मारा गया और इसके कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इसके अलावा पूनम के कॉल डिटेल से पता चला है कि आशा की मर्डर वाली रात उसकी मोबाइल की लोकेशन आशा के घर के पास की थी, लेकिन उसके पति आनंद की मोबाइल की लोकेशन वहां की नहीं थी। हो सकता है इस आनंद ने बड़े प्लानिंग के साथ आशा का मर्डर किया हो और इसलिए वो मर्डर करते समय अपना मोबाइल अपने घर पे ही छोड़ के गया था। एक मिनट, रिकॉर्ड ये देखो, 12 फरवरी को आशा की मोबाइल लोकेशन उस तालाब के पास थी। उसी तालाब के पास हमें 13 फरवरी को रमेश की लाश मिली थी। तो
आपको क्या लगता है ये दोनों केसेस कनेक्टेड हैं? चेक करने में क्या जाता है? एक काम करो, इन दोनों केसेस से रिलेटेड सारे कॉल डिटेल, सारे मोबाइल लोकेशंस दोबारा चेक करो। हो सकता है इन दोनों में कोई कनेक्शन हमें मिल जाए। सर कनेक्शन मिल गया। इसमें आशा के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। हाँ सर ये सर आशा के मर्डर वाले दिन आशा के चौल के पास एक गाड़ी देखी गई है और ये सेम कार रमेश के मर्डर वाले दिन उस एरिया में भी देखी गई थी। आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सो ऑलरेडी पता कर लिया। मनोहर काले। तुम रमेश और आशा को कैसे जानते? सर मैं तो इन दोनों को नहीं जानता। अगर तुम इन दोनों को नहीं जानते तो उस दिन 12 फरवरी को तुम्हारी गाड़ी उस एरिया में क्या कर रही थी जहां से हमें रमेश की डेड बॉडी मिली? उस दिन तो उसने मुझसे कार मांगी थी ना, उसकी गाड़ी खराब थी। किसने? अगर तुम इन दोनों को नहीं जानते तो उस दिन 12 फरवरी को तुम्हारी गाड़ी उस एरिया में क्या कर रही थी जहां से हमें रमेश की डेड बॉडी मिली? उस दिन तो उसने मुझसे कार मांगी थी ना, उसकी गाड़ी खराब थी। किसने? सर मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेशमा शादी के बाद वहां से निकल गई थी। फिर वो कहां गई मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? चल अभी हम तेरे को तो पिक्चर दिखाएंगे। देखो देखो देखो, ये वहां का सीसीटीवी फुटेज है जहां पर हमें रमेश की लाश मिली थी। ये रास्ता सीधा उस तालाब के पास जाता है और ये उस रास्ते पर है गाड़ी। ये तेरी गाड़ी नहीं है, ये मनोहर काळे की गाड़ी है जो तूने उससे मांगी। अब दूसरी पिक्चर दिखाओ। देख, ये आशा के चौल, मेरे को नहीं, इधर देख, आशा के चौल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज। यहां पर भी तेरी गाड़ी मौजूद है। तेरी मतलब मनोहर काळे की गाड़ी जो तूने उससे मांगी थी। जहां पर हमें रमेश की डेड बॉडी मिली वहां पर भी ये गाड़ी, आशा के चौल के बाहर भी ये गाड़ी, और उसके बाद आशा की भी मौत हो गई। अब बोल। नहीं सर ये सब बताता हूँ सर। मुझे लगा था कि रेशमा भी नाज और चांद जैसी ही है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली थी। उसके बाद पंडित जी वहां से चले गए, फिर रेशमा भी जाने लगी, तब मैंने उसे रोक लिया। एक मिनट रेशमा, हाँ तू क्या कर रही है? शादी हो गई। शादी हुई है, अभी तो सुहागरात भी बाकी है। सुहागरात? सुहागरात की क्या बात हुई थी? ये देख, मेरा मंगल बहुत भारी है और पंडित जी ने मुझे साफ साफ कहा है कि जब तक मैं सुहागरात न मना लूं तब तक मेरे ग्रह नहीं कटेंगे। और मैं आज तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगा ना, तब जाके मेरी कल ज्योति से शादी हो सकती है। ज्योति से तेरी शादी हो जाओ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। एक पागल है क्या? 2 लाख रुपए करो, मुंह देखने के दिए क्या? छोड़, हाँ छोड़, क्या कर रहे हो? ये देख, मेरी रस्म पूरी होनी चाहिए। सब तो आदमी है। हाँ तो फिर इसलिए तो बोलो नहीं हो सकता है सब। तेरी बहन मेरी ज्योति के साथ शादी नहीं हो सकती है। क्या समझी तू? सब खराब कर दिया तूने मेरा। पंडित जी ने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारी किन्नर से शादी नहीं हुई तो दूसरे दिन तुम्हारी ज्योति से शादी नहीं हो सकती। जब मुझे पता चला कि वो किन्नर नहीं है तो मुझे बहुत गुस्सा आया और सर मैं ज्योति से बहुत प्यार करता था, इसके लिए सर मैंने मार दिया। तूने आशा को क्यों मारा? उसने मुझे रेशमा की लाश फेंकते हुए देखा था। और उस दिन वो मेरे हाथ से बच गई। एक दिन वो मुझे मंदिर में दिखाई दी, फिर मैंने उसका पीछा किया और अपने अंधविश्वास की वजह से तूने 2 लोगों की जान ले ली। अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। रिकॉर्ड, चार्जशीट फाइल करो
और उठा के डाल दो इसको अंदर। प्रदीप को रमेश और आशा के मर्डर के जुर्म में सजा मिली, केस सॉल्व हो गया। लेकिन इस केस में सोचने वाली बात यह है कि अपने हालात से हार मानकर जब रमेश ने किन्नर बनने का फैसला किया, तब क्या उसे अपने इस डरावने अंत की दस्तक नहीं मिली थी? अपना लोग, अपनी दुनिया, अपने परिवार से मुंह मोड़कर वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गया जिस दुनिया के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। वो नाज से प्यार करने लगा था, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं थी, लेकिन अपनी हकीकत से मुंह मोड़कर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे ये सोच लेना चाहिए था कि कुछ रास्तों पर चलकर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। गुरुजी अनर्थ हो गया। प्रबोधिनी अनशन पर बैठी है। मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। ताता, मैं अपना हक मांग रही हूँ। मेरे अप्पा इस मंदिर के महंत हैं। उनका कोई बेटा नहीं तो क्या हुआ? मैंने लड़की होते हुए महंत के सारे विधि विधान सीखे हैं। स्त्री कितनी भी ज्ञानी हो, वो मंदिर की महंत नहीं बन सकती। ताता, आज की युग की स्त्री जो चाहे वो कर सकती है, और जो अब तक नहीं हुआ वो मैं करूंगी। प्रबोधिनी, क्षमा ताता, क्षमा। बच्ची नादान है, मैं मना किया था ना मैंने। चलो इधर से। समझाओ इसे, वरना हम भूल जाएंगे कि ये तुम्हारी बेटी है। अक्का कुछ खा लो ना, आपके अनशन का कोई फायदा नहीं है। प्रबोधिनी, तू अपने अप्पा से शास्त्र सीखने से तो अच्छा था ना विंध्या की तरह मुझसे नृत्य सीख लेती। हाँ अक्का, अभी तक तो ना बहुत बड़ी डांसर बन गई होती। अक्का, संतरा नहीं तो सेब ही खा लो, या फिर कुछ और ला दो। ये कोई फलवल नहीं खाएगी, क्योंकि इसे तो पसंद है आइसक्रीम। अप्पा, आइसक्रीम? ये तो मेरी भी फेवरेट है। अप्पा, ये आइसक्रीम दिखाकर आप मेरा निर्णय नहीं बदल पाओगे। आपको तय करना ही होगा। मेघनाथ नहीं, मैं महंत बनूंगी। अप्पा, आप चाहे तो शास्त्रार्थ करा ले, मैं उनसे ज्यादा क्या नहीं हूँ। बैठो। देखो, ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का बखान नहीं करता। जब तुम्हारे ज्ञान में विस्तार होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि ज्ञान पाने का लक्ष्य, उसका उद्देश्य कोई पद या उपाधि पाना नहीं होता। अब इसे ही तय करने दो कि इसे अनशन पर बैठना है या फिर हमारे साथ बैठकर आइसक्रीम खाना। अप्पा, अक्का जब तक मानेगी ना तब तक तो आइसक्रीम पिघल भी जाएगी। ये बात तो सच है। तो हम शुरू करें? अप्पा मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं, तो मैं ही शुरू करूंगी।
आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह केस कर्नाटक के एक गांव का था, लेकिन इसकी जड़ें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों से जुड़ी थी। यह केस सिर्फ एक परिवार का नहीं था, बल्कि कई परिवार इस केस से जुड़े थे। कृष्णन का हंसता खेलता परिवार जिस गुनाह की भेंट चढ़ा था, वो गुनाह आज हर आम इंसान की जिंदगी में दस्तक दे रहा है। यह केस पिछले दशक के दिल दहलाने वाले केसेस में से एक था। इस केस के बारे में शायद आपने देखा, सुना और पढ़ा भी होगा। आज क्राइम पेट्रोल के जरिए हम इस केस की समीक्षा करेंगे कि कैसे गलत नियत ने एक ऐसे गुनाह को जन्म दिया जिसका तसव्वुर करना भी नामुमकिन था। पीछे हो जाइए। रॉबिन, कोई घर की अच्छे से तलाशी लो। सर, कृष्णन हमारे कावेरी मंदिर के महंत थे। सुबह मंगलाचरण की आरती के लिए भी वो नहीं रहे थे, इसलिए हम यहाँ आ ही रहे थे तो कृष्णन के बारे में पता चला। कृष्णन के परिवार में कौन कौन है? इनकी बीवी और 3 बेटियां हैं। बीवी और 2 बड़ी बेटियों का फोन नहीं लग रहा और छोटी बेटी के पास फोन नहीं है। साहब, मुझे तो लगता है ये षड्यंत्र है। कृष्ण आत्महत्या कर ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि कृष्णन आत्महत्या नहीं कर सकते, फिर उनका पूरा परिवार भी गया। चक्कर क्या है? सब परसों शाम से उनके परिवार को वहां कोई नहीं दिखा। कल मैंने इस बारे में मानती से भी बात किया था। नमस्कार मान जी। नमस्कार। 2 दिन से बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, हमारे यहाँ खेलने भी नहीं आए वो। बच्चे जो हैं वो मंदोदरी के साथ मामा के यहाँ गए हुए हैं। आएंगे तो भेज दूंगा खेलने के लिए। नमस्कार। इन बच्चों का मामा रहता कहाँ है? बेतावना गांव में। नंदन नाम है उनका, मेरे पास नंबर है उनका। भरते नहीं। हेलो, नंदन बोल रहे हैं, कृष्णन महंत के साले। जी बोल रहा हूँ, पीआई मुरुगन। आपके जीजा कृष्णन की लाश मिली है उन्हीं के घर पे। क्या? पर हमें ये बताया गया है कि उनकी बीवी और 3 बच्चे आपके घर आए हुए हैं। नहीं, वो तो महीनों से यहाँ पर नहीं आए। क्या? अगर वहां नहीं है तो फिर गए कहाँ? मुझे मालूम नहीं। मानसी से सारे ने ऐसे क्यों बोला? मुझे पक्का याद है, मानसी से मुझे बोला था कि उनका बीबी ने बच्चों को लेकर उसका मामा जी का घर पे गए थे। आप बोल रहे हैं कि परसों शाम से कृष्णन घर में अकेले थे, तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो अजीब लग रहा हो? साहब, परसों गुरुजी की बीवी मंदिर में आई थी, उनको देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ क्यों आई? आपने फोन नहीं उठा रहे थे। फोन नहीं उठा रहा तो क्या हुआ? यहाँ उन दोनों में बहुत देर तक कुछ बात हो रहा था, लेकिन क्या बात हो रहा था हमको मालूम नहीं साहब। और साहब, कल से गुरुजी भी बहुत परेशान लग रहे थे। शयन आरती के समय तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी लगा कि गुरुजी प्रभु की भक्ति में भाव विभोर हो रहे हैं। हो सकता है उनके आंसुओं के पीछे कोई पीड़ा छुपी हो। गांव के बाकी लोगों से बात करो। देखो, इस परिवार का गांव में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह था? सर, ये प्रेस कहाँ से? सर, मैंने अपडेट नहीं किया था। सर, कावेरी मंदिर के महंत की मौत बहुत संदिग्ध हालात में हुई है, तो हम जानना चाहते हैं, जैसे उनका पूरा परिवार गायब है, तो क्या ये आत्महत्या है या फिर कोई साजिश है? एक मिनट। देखिए, उनके पूरे परिवार को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये सुसाइड है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र। तो आप हमें हमारा काम करने दीजिए और इस बात को भड़काइए मत, प्लीज। सर, एक सवाल और सर। प्लीज। सर, कब तक जानकारी मिल पाएगी सर इसके? कृष्णन उडुपी जिले की एक जानी मानी हस्ती थी और मीडिया ने इस केस को इतना बड़ा बना दिया था, इसलिए केस मेरी अगुवाई में तुरंत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये पता लगाना था कि कृष्णन के परिवार के गायब होने के पीछे क्या वजह थी। कृष्णन के पड़ोसी का कहना था कि वो सब कृष्णन के साले नंदन के यहाँ गए थे, पर क्या सच यही था? मंदोदरी अक्का और मेरी भांजिया मेरे इधर आया ही नहीं सर। तो फिर ये कृष्णन जीजा जी अपने पड़ोसी को क्यों बोलेंगे कि वो मेरे इधर आया करके? उनका पड़ोसी गणेश झूठ बोल रहा? पक्का सर झूठ बोल रहा हूँ। क्यों झूठ बोलेगा? उसका फैमिली से क्या इशू? सर, इसके बारे में हमको नहीं मालूम सर, लेकिन प्लीज सर
मंदोदरी अक्का और मेरी गांधियों का पता लगाइए, वो जरूर मुसीबत में होगा सर। लेकिन इतना सब कुछ हो गया और आपको अंदाजा तक नहीं है कि इस सब के पीछे वजह क्या हो सकती है? सर कई टाइम से मिला ही नहीं सर। आखिरी बार 1.5 महीने पहले मंदोदरी अक्का सुमति को लेकर मेरे इधर आए थे, 2 लाख रुपए मांग रहे थे। अक्का बोली कृष्णन जीजा जी को किसका उधारी चुकता करने का। किससे उधार लिया था कृष्णा ने? सर ये तो नहीं पता, लेकिन सर इस वजह से अक्का बहुत परेशान लग रहे थे। नंदन ने हमें भी कहा था कि कृष्णन ने किसी से कर्जा लिया है, लेकिन वो कर्जा किससे लिया ये अब तक पता नहीं चल पाया। जब हमने घर की तलाशी ली तो घर में सिर्फ 2-2.5 हजार रुपए में सोना जेवर सब कुछ गायब था। सर हमने गांव और आसपास के सभी सोनार से बात भी की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि कृष्णन की फैमिली से कोई भी उनके पास आया सोना गिरवी रखने के लिए। कृष्णन को 14 अप्रैल को यहाँ पर लटकते हुए सबसे पहले दूध वाले ने देखा और पड़ोसियों को कहना है कि 2 दिन से कृष्णन घर में अकेला था। लेकिन सर दूध वाले का कुछ और ही कहना था। सर मैं सुना ये पड़ोसी लोग बोल रहे हैं कि पिछले 2 दिन से महन जी की फैमिली नहीं थी, लेकिन जब कल मैं दूध देने आया था तो उन्होंने पूरा दूध लिया था, इतना रोज लेते हैं। तो तुमने कृष्णन जी की फैमिली में से किसी को देखा था? नहीं साहब, दूध तो महन जी ने लिया था, उनकी फैमिली में तो किसी को नहीं देखा। लेकिन हाँ साहब, जब उनकी फैमिली नहीं होती तो वो दूध कम लेते हैं, लेकिन कल तो उन्होंने पूरा दूध लिया था। सर गणेश के अलावा बाकी पड़ोसियों का भी यही कहना है कि कृष्णन 2 दिन से घर में अकेला ही था। मंदोदरी के भाई नंदन से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया। हमने सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सुमति फोन रखती नहीं थी। तो बाकी सबका फोन कृष्णन की बॉडी मिलने के 2 दिन पहले शाम से बंद है। फोन बंद कहाँ हूँ? मंदोदरी का फोन यहाँ डाक खाने वाले एरिया में बंद हुआ था। और बाकी सबको? प्रबोधिनी और विंध्या का फोन मंदोदरी के फोन के बंद होने के 2 घंटे बाद यहाँ गाँव में ही स्विच ऑफ हुआ। और भी पास कुछ मिला? नहीं सर, मंदोदरी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो किसी सदाशिव का है। मंदोदरी का फोन बंद होने से 1 घंटे पहले उसने सदाशिव को फोन भी किया, तो दोनों के बीच अक्सर बातें भी होती। आप ये डाकखाने वाला एरिया और उसके आसपास के एरिया को एक बार फिर से अच्छे से स्कैन करिए। हम जरा सदाशिव से मिलते हैं। थैंक यू मुर्गा सर। सदाशिव? जी हाँ सर, कामाक्षी मेरी बेटी मंदोदरी की छोटी बेटियों के साथ स्कूल में पढ़ती थी और मंदोदरी के घर जाकर भारतनाट्यम सीखती थी। इसीलिए मंदोदरी के साथ फोन पर कभी कभी मेरी बातें हो जाती थी। कभी कभी नहीं, काफी बातें होती थी आपकी। और शायद कृष्णन को आपका इस तरह फोन पे बात करना पसंद नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो क्या वजह हो सकती है? कृष्णन ने सुसाइड क्यों किया? मंदोदरी और उसकी तीनों बेटियां कहाँ गायब है? सर इन सब से तो मैं खुद ही हैरान हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप सुमति और बिंदे के साथ स्कूल में पढ़ती? उनकी मां मंदोदरी से भरतनाट्यम सीखने उनके घर जाती? हाँ। हर रोज जाती होंगी? नहीं अंकल, 2 महीने से आंटी ने डांस क्लास लेना बंद कर दिया था। बंद कर दी? क्यों? फोन का 40 था, 40 दिन का उपवास। अक्का अक्का मुझे गोला खाना है। सुमति, अभी हम 40 में हैं, अभी 30 दिन और है उपवास में। अपनी इंद्रियों पे काबू रखो। चलो। पर अंकल, 1 हफ्ते पहले ही विंध्या और सुमति ने स्कूल आना बंद कर दिया था। सर 1 मिनट। सर डाकखाने वाले एरिया में जहां पर मंदोदरी का फोन बंद हुआ था वहां पर एक लाश मिली है। बॉडी मंदोदरी की एक बड़े पत्थर से चेहरे पे वार किया गया। बॉडी को इन झाड़ियों से ढका गया, इसलिए नजर नहीं है। मंदोदरी की बॉडी हमें यहाँ मिली और उनके पति कृष्णन की बॉडी उनके घर में लटकी हुई मिली। घर से गहने गायब हैं, लेकिन बॉडी पर गहने इंटैक्ट। मामला रंजिश का है। माँ बाप को मार दिया
और उनकी तीनों बच्चियों को गायब कर दिया गया। मुझे घर जाना है, अब क्यों लाई है मुझे यहाँ? देख, मुंह खोला है ना तो खाना खा ले, जुबान मत चला। खा ले। ये वही घर है जहाँ महंत कृष्णन का हंसता खेलता परिवार रहता था। महंत कृष्णन के बाद उनकी बीवी मंदोदरी की लाश भी मिल गई है, लेकिन उनकी तीनों बेटियां अब तक गायब हैं। महंत कृष्णन के परिवार के इस केस ने की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। आखिर महंत कृष्णन का परिवार किसके अपराध का शिकार हुआ और अब उनकी तीनों बेटियां कहाँ हैं? ये सवाल अब भी बना हुआ है। हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। सर, कमेंट। सर, मैंने मंदोदरी का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। 2 महीने पहले मंदोदरी ने बैंक में अपने गहने गिरवी रख के 2 लाख रुपए का लोन उठाया था और उसी दौरान उसने अपने भाई से भी 2 लाख रुपए मांगे थे। सदाशिव की बेटी कामाक्षी ने बताया कि 2 महीने पहले ही मंदोदरी ने भरतनाट्यम क्लासेस लेना बंद कर दी थी और अब इसकी तीनों बेटियां गायब हैं। और मामला इसकी बेटियों के अफेयर का एंगल भी हो सकता है या फिर खुद मंदोदरी का अफेयर। मंदोदरी का अफेयर? सदाशिव और मंदोदरी में फोन पर अक्सर बात होती थी। इन दोनों के अफेयर का एंगल हो सकता है। सर, एक एंगल और है। किशन की मौत के बाद मेघनाथ को मंदिर का महल बनाने की बात चल रही है, जबकि किशन की बड़ी बेटी प्रबोधनी भी महल बनना चाहती थी और इसके लिए उसने अनशन भी किया था। सर, यह बात 2 महीने पुरानी है और किशन की मौत से सिर्फ मेघनाथ को फायदा हुआ है। अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप साहब? सर, मेरे को मान बनने का कोई लालच नहीं था साहब, और ना ही कभी मैंने वो प्रबोधिनी को विरोध किया था। अब आप ही मेरे को बताओ साहब, नारी महंत कैसे बन सकता है? और गुरुजी का खुद उसको विरोध था साहब, लेकिन उस प्रबोधिनी ने बहुत जतन किया था महंत बनने के लिए। महंत तो बन नहीं सकी, पर काम ऐसा किया कि खुद गुरुजी भी हैरान थे साहब। कुछ महीने पहले उसने एक लड़का लड़की का विवाह तक करवा दिया था। प्रबोधिनी, क्या कर रहे हो तुम? अतः मैं महंत तो बन नहीं सकती, लेकिन विधि विधान से किसी का विवाह तो करा ही सकती हूँ ना। स्त्री के द्वारा किया हुआ विवाह समाज को मान्य नहीं होता। मैं इन्हें विवाह के बंधन में बांध चुकी हूँ। जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? देखो, कैसे जबान चला रही है थे, संभाल इसे, वरना तेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला देगी है। लेकिन प्रबोधिनी के घमंड की वजह से विवाद खत्म ही नहीं हो रहे थे। उस विवाह के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक तक पोत दी। कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने प्रबोधिनी के मुंह पर कालिक पोती थी? वो मालूम नहीं साहब, उनके चेहरा ढका हुआ था। लेकिन ये तो मालूम होगा ना कि वो लड़का लड़की कौन थे जिनकी प्रबोधिनी ने शादी करवाई थी? वो दूसरे गांव के लोग थे साहब। उन दोनों ने भाग के शादी किया था, लेकिन गुरुजी को शक था कि प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक पोतने वाले लोग भी उसी लड़का लड़की के परिवार से होंगे, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला सर। किसी के साथ कुछ किया होगा जो ये सब कर गए तेरे साथ। अब बोलेगी भी कौन थे वो? जो भी हो अब्बा, मैं उनका पता लगा के रहूंगी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बंद करिए क्रांतिकारी बातें। अपना तो सोचती नहीं, अपनी बहनों का तो सोच। सुमति भी थी ना तेरे साथ, उसके साथ अगर कुछ कर रहे थे तो? अब्बा, मैं अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर मत कहना कि मुझे इनकी फिक्र नहीं है। मेघनाथ इतना कुछ जानता था, लेकिन पहले कुछ नहीं बोला। इसका बयान वेरीफाई करवाओ और उस कपल के बारे में पता करवाओ जिसकी शादी प्रबोधिनी ने करवाई थी। सर, आपकी वो किशन की बेटियों के अफेयर वाली थ्योरी बिल्कुल सही साबित हुई। किशन की मझली बेटी विंध्या के कॉल रिकॉर्ड में एक सरफराज नाम के लड़के का नंबर मिला है सर। सरफराज और विंध्या, इन दोनों के बीच में फोन पर काफी बातें होती थी। ये देखिए, कट्टर महंत की बेटी का अफेयर दूसरे मजहब के लड़के के साथ। लेकिन अगर मान लें कि विंध्या सरफराज के साथ अफेयर के चलते गायब है, तो बाकी तो बेटी वो कहां है? कौन है सरफराज? सर, ये है सरफराज। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। फिलहाल इसका नंबर बंद आ रहा है सर, लेकिन इसका मोबाइल नंबर उडुपी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है।
सर, मैं इस लड़के को नहीं जानता और जीजाजी और अक्का ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं सर। और मुझे नहीं लगता विंध्या दूसरे धर्म के लड़के से दोस्ती करेगी सर। मुझे लगता है कि ये लड़का उसको फोन करके परेशान करता था। विंध्या ने कभी आपको ऐसा कुछ कहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, हमें पता चला कि आपकी बहन मंदोदरी जो भरतनाट्यम क्लासेस चलाती थी, 2 महीने पहले उसने वो क्लासेस चलाना बंद कर दिया था। बंद क्यों किया, क्या वजह थी? सर तो पता नहीं, वो कृष्णन जीजाजी है ना, उनको पसंद नहीं था सर वो डांस करे। तो मतलब वो जो डांस क्लासेस चला रही थी आपके जीजा की मर्जी के खिलाफ चला रही थी? नहीं सर, पहले पसंद नहीं था, अब भी ओके था। वो सर बचपन में ना वो मंदोदरी अक्का को भरतनाट्यम डांसर बनने का बहुत शौक था, उनका सपना था। वो कर नहीं पाई, वो चाहती थी, अब वो नहीं कर पाई, वो विंध्या करे। आप प्रबोधिनी को शास्त्र सिखा के उसको अपने जैसा बना सकते हैं, तो क्या मैं विंध्या को भरतनाट्यम नहीं सिखा सकती? इसकी रुचि है उसमें। अब्बा प्लीज मान जाओ ना, मुझे नृत्य में बहुत रुचि है। वो तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मान गए। लेकिन उनकी बेटी किसी दूसरे मजहब के लड़के के साथ दोस्ती रखे, उस दोस्ती को तो नहीं मानेंगे। विनोद सर, ये सरफराज उड़ीपी में जहाँ रह रहा था वहां मैंने उसके घर में छानबीन की, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो कई दिनों से गायब है और यहाँ किराए पे अकेला रहता था, लेकिन उसकी फैमिली केरला की रहने वाली है। अगर फोन स्विच ऑफ है तो फिर वो केरला में भी नहीं मिलेगा। उसकी फैमिली का पता लगाओ और सरफराज के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। अम्मा मुझे कन्याकुमारी नहीं जाना, मुझे मौसी के पास जाना है, बेंगलुरु में। अरे तुम्हारी मौसी तो बेंगलुरु में अकेली रहती है, सुबह शाम काम पे रहती है। कौन संभालेगा वहां तुम्हें? बोलो। मैं मौसी की छुट्टी करवा लूंगी, मुझे मौसी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। इसका मन कर रहा है तो अपनी बहन से मिलवा ला, कन्याकुमारी बाद में चलते हैं। हाँ? अब्बा मेरे लिए आपके अपना प्रोग्राम कैंसिल करते हो, मैं मौसी के पास अकेले रह लूंगी। ठीक है, सोचते फोन बज रहा है, राजा। हेलो। हाय सिया। कौन बोल रहा है? मेरी आवाज भी भूल गई तुम? हाँ अंकल, मैं सरफराज को जानती हूँ, ये पहले कभी कभी हमारे स्कूल के पास आता था। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये दूसरे धर्म का है। जैसे मुझे मालूम चला, मैंने विंध्या को समझाया कि उसके पापा गुस्सा करेंगे, तो उसने मुझसे कहा कि दारा शिगो है। दारा शिगो? दारा शिगो औरंगजेब का भाई था। दूसरा धर्म का होते हुए भी ना उसने उपनिषद ज्ञान में महारत हासिल किया था, और अब तो सरफराज भी उपनिषद की पढ़ाई कर रहा है। तो 2 साल बाद मैं 18 साल की पूरी हो जाऊंगी, और तब तक तो सरफराज भी सब कुछ सीख जाएगा। और फिर क्या, अप्पा इम्प्रेस हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। ले आ गया तेरा दारा शिगो। अंकल, विंध्या सरफराज से सच्चा प्यार करती थी, फिर उन लोगों ने अचानक मिलना बंद कर दिया। क्यों? ये तो उसने कभी मुझे बताया नहीं, शायद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तुम अभी इधर ही रुकना, हमें स्टेशन वापस जाना। हाँ? मौसी! हाँ मौसिया, अच्छी हूँ। आपको पता है, मैंने ना अपना सामान भी पैक कर लिया। चलो। अरे अरे वो तो दो पहले। जा पानी लेके। अरे नहीं जीजा जी, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे में ट्रेन भी है और ऑटो भी वेट कर रहा है। सर, शायद सरफराज और विंध्या के ब्रेकअप की वजह ये हो कि कृष्णन को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया और अब विंध्या सरफराज के साथ कहीं भाग गई हो। लेकिन विनोद, सिर्फ विंध्या गायब नहीं, उसकी दोनों बहनें भी गायब हैं। तीनों बहनों का एक साथ गायब होना, कृष्णन की लाश का उसके घर में लटका हुआ मिलना, विंध्या का मर्डर होना, यह सब किसी अफेयर के लिए नहीं हो सकता। ये कोई बड़ा गेम है। और कामाक्षी ने बताया था कि विंध्या सरफराज को दाराशु को बोलती थी, और तो सरफराज उनके धर्म की उपनिषद सीख रहा था, उनका धर्म अपनाना चाहता था। तो शायद ये सरफराज सिर्फ विंध्या ही नहीं बल्कि तीनों बहनों के पीछे था। और मामला ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि मंदोदरी पैसे के इंतजाम में लगी हुई थी।
इस सरफराज की बैकग्राउंड चेक करो, पता करवाओ कहीं ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं। पता है इसलिए सर कृष्णन और मंदोदरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कृष्णन की मौत फांसी की वजह से ही हुई है। उसका विंड पॉइंट चोक हुआ था और मंदोदरी की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मंदोदरी के सर पर पत्थर से वार किया गया था। सर इस रिपोर्ट से तो लग रहा है कि कृष्णन ने आत्महत्या की और मंदोदरी का मर्डर हुआ। मंदोदरी का अपहरण कृष्णन की मौत के 40 घंटे पहले हुआ, जिस दौरान वो कृष्णन से मिलने मंदिर गए। और मौत से एक दिन पहले कृष्णन काफी दुखी थे और आरती के वक्त रो भी रहे थे। और कृष्णन जी के दुख की वजह भी यही होगी कि तब मंदोदरी भी गायब हो गई थी और उनकी तीनों बेटियां भी। तो कहीं उन सबको किसी ने किडनैप तो नहीं किया? बेटियों को किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन मंदोदरी, उनका कत्ल किसने किया, क्यों किया? और कृष्णन इतना सब कुछ जानते थे फिर भी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। क्या उन्हें मजबूर किया जा रहा था? पॉसिबल है सर। और उनकी लाश को उनके घर की छत से लटकाकर उनकी मौत को सुसाइड दिखाने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जब उनकी लाश देखी गई घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत के कई दिन पहले से उनके पेट में बहुत कम खाना जा रहा था। कामाक्षी ने में बताया था कि वो 40 आते थे, मतलब 40 दिन का उपवास रख रहे थे। हाँ सर। और ये बात मेघनाथ ने भी कंफर्म की थी कि कृष्णन 40 पे थे। अच्छा, ये 40 सिर्फ कृष्णन जी रखते थे या फिर उनका पूरा परिवार भी? मेरे परिवार के बारे में मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन वो 40 पे थे। इनके 40 का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हो सकता है। हमें किसी भी सूरत में कृष्णन की इन तीनों बेटियों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मौसी, आप तो कमाल की फोटोग्राफर हो। मैं कमाल की नहीं हूँ, तू है इतनी फोटोजेनिक। सी कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। ये वाली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देख। एक कितना हेलो, कैसी हो सिया? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था सिया? रॉन्ग नंबर मौसी। मुर्गन सही बोल रहा था। 2 महीने पहले ये सब हुआ था और ये सब डाकखाने वाले एरिया के सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ। डाकखाने वाले एरिया के पास ही मंदोदरी की लाश मिली थी। ये 2 लोग कौन है जिन्होंने प्रबोधनी के चेहरे पर कालिक पोती? सर फिलहाल इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मैं उस लड़के और लड़की के परिवार वालों से भी मिला जिन्होंने भागकर शादी की थी और प्रबोधनी ने उनकी शादी के रिचुअल्स करवाए थे। लेकिन सर वो कपल काफी टाइम से गायब है और उनके परिवार वालों से भी मिलकर कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के टच में नहीं है। उन दोनों के परिवार वालों का कृष्णन और प्रबोधनी के परिवार को नुकसान पहुंचाने का स्ट्रांग मोटिव हो सकता है। रिटेल निकलवा। सरफराज की अपडेट? नहीं सर, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं सरफराज, बिंदिया और प्रबोधनी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवा रहा हूं, शायद वहां से कुछ मिले। अमरगन सर, कावेरी गांव के बाहर एक जमीन कावेरी मंदिर के धर्मशाला के लिए खरीदी गई थी। वहाँ एक कुटिया भी है। अभी अभी फोन आया था कि उस कुटिया से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक है, पहुंचता हूं। फोरेंसिक टीम को बुला लो। सर, यहाँ अंदर बॉडीज। सर, जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो दरवाजे को बाहर से ताला लगाया हुआ था। सर, यहाँ पे अंदर आके देखा तो सर ये तो प्रबोधनी और बिंदिया की लाश है। तो फिर सुमति कहाँ है? सर, यहाँ भोजन की खाली बोतल मिली है, आइसक्रीम के खाली कप्स।
और दोनों के मुंह पे सूखे हुए झाग के निशान। और सर यहाँ देखिए, बांधे जाने का मार्क दोनों के पाँव पे, और यहाँ रस्सियां, लगता है इन्हें काफी दिनों से बांध के रखा गया था। और शायद ये पॉइजन इन्हें आइसक्रीम में मिलाकर खिलाया गया। आसपास के इलाके में पता करो पॉइजन कहाँ कहाँ मिलता है और किसने खरीदा, सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। धर्मशाला का काम फंड्स की कमी की वजह से बहुत पहले से बंद हो चुका था, तो मंदिर के लोगों के अलावा इस तरह यहाँ ताला लगा के कोई चला जाए मुमकिन नहीं लगता। प्रबोधनी और विंध्या की मौत के लिए जिम्मेदार लोग मंदिर से जुड़े हो सकते हैं, सबको हाजिर करो। साहब काफी वक्त से हम वहाँ गए नहीं है। तो क्या किसी और से कृष्ण की बेटी को वहां पर बंद करवाया था? ये देखो, ये किसी की चाल है मुझे बदनाम करने की। किसकी चाल? ये आपका काम है, आप ढूंढ निकालो। आप जैसा सोच रहे हो वैसे हिंसक लोग हम नहीं है। हिंसा तो आपने बाद में की थी सुधर जी, पहले तो आपने ही प्रबोधनी के मुंह पे काली पतवाई होगी। अरे सर, आप बेकार में मेरे पर शक कर रहे हैं साहब। उस धर्मशाला वाली जगह पर तो खुद गुरु जी का भी आना जाना था साहब। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो किसने किया? तुम्हारे ठेकेदार ने, यशुदास ने? बार बार एक ही बात का जवाब नहीं देंगे हम, हमें जाने दो। अगर आप हमें बंद करेंगे तो जगह जगह दंगे होंगे। आप जानते नहीं है हमारा यहाँ कितना प्रभाव है। जब तक इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इन्हें यहाँ ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा। इनके फॉलोअर हंगामा कर सकते हैं, जाने दो इन्हें, लेकिन नजर रखो इन सब। क्यों ये सब देख कर वही सब बातें याद कर रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अप्पा। मैं जानता हूँ, बार बार पुलिस के यहाँ आने से तू घबरा गई है, पर डर मत। मैंने जो समझाया है वही करना। किसी को भी विंध्या की मम्मी की वो बातें बताना मत। सर, क्राइम सीन पे जो आइसक्रीम के कप मिले थे उस पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, और वो पॉइजन कहाँ से और किसने खरीदा था पता चल गया। किसने खरीदा था? अरे साहब, आप बार बार मेरे को उठा के यहाँ पे लेके आते। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो साहब। देख, अभी तक तुझे ऐसे ही जाने दिए, लेकिन इस बार सच नहीं बोलेगा तो तुझे यहाँ की आइसक्रीम खिलाएंगे। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे साहब। वो पॉइजन मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन वो मुझसे गुरुजी ने खरीदवाया था साहब। कौन गुरुजी? यशुदास? कृष्णन गुरुजी। मैं सच बोलता हूँ साहब, आपको उस दुकान वाले ने भी बताया होगा। मैंने वो पॉइजन गुरुजी के मौत के 1 हफ्ता पहले खरीदा था, और खाली पॉइजन नहीं खरीदा साहब, उसके साथ में मैंने घर का राशन भी खरीदा था। अम्मा आई। अम्मा, राशन। मेरा को शक है कि गुरुजी ने ही वो पॉइजन निकल के उस धर्मशाला वाली कुटिया में ले गए होंगे। तो अब तू ये नई कहानी सोच कर आया? अरे नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। उस रात को आरती के समय गुरुजी के आंख में आंसू देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि गुरुजी को जाके मिलूंगा उनके घर पे, इसलिए मैं घर भी गया था तो वहां पे ताला था साहब। मैं वापस मंदिर की ओर निकला तो गुरुजी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए गुरुजी? वो मैं जरा ध्यान लगाने के लिए आया। चलो साहब, उस रात गुरुजी का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था साहब, और जब वहां से लाशें निकली तो मैं समझ गया साहब। तो तू कहना चाहता है कि कृष्ण ने खुद अपनी बेटियों को वहां कैद करके रखा हुआ था, और उन्होंने आइसक्रीम में पॉइजन मिलाकर अपनी बेटियों को खिला दी? नहीं साहब, उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं मालूम साहब। और हमें मालूम है। दरअसल उस रात तूने कृष्णन को वहां नहीं देखा था, कृष्णन ने तुझे वहां देखा था। उस कुटिया में कृष्णन ने अपनी बेटियों को नहीं, तूने उनकी बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। आइसक्रीम में जहर कृष्णन ने नहीं, तूने मिलाया। तूने उनका मर्डर किया। कृष्णन ने तुझे वहां देख लिया था, इसलिए तुमने कृष्णन को उनके घर में लटका दिया। मंदोदरी का मर्डर भी तुमने किया। तो क्या बोल रहे साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। ये बोल, सुमति कहाँ है? साहब मेरे को नहीं मालूम सुमति के बारे में, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वैसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे कैबिन में लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खिलाओ। अरे साहब मेरी बात सुनो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब,
बेशरम, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। 4 महीने से पेट है, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा भी नहीं गिरा सकता। लेकिन फिर मर जाएगी वो। मानो उससे गलती हुई, लेकिन अब गलती मैंने तो सिर्फ उस पे हाथ उठाया है। इसके अब्बा को पता चलेगा तो उसको मार ही डालेंगे। सर, उस धर्मशाला की चाबी कृष्ण के घर पे मिली है और धर्मशाला पे जो ताला लगा था उस पर भी कृष्ण के फिंगरप्रिंट्स मिले। और सर, ये भी पता चला है कि अपनी मौत से 1 रात पहले कृष्णा ने एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खरीदते हुए देखे गए और उस दुकान वाले ने भी कृष्णन को आइडेंटिफाई किया। सर एक बात और, जिस समय मंदोदरी का फोन डाकखाने वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग उसी समय कृष्णन का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। सर, ये सारे समीकरण तो इस मेघनाथ के स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। लेकिन मंदोदरी का मर्डर कृष्णन की मौत के तकरीबन 40 घंटे मतलब 2 दिन पहले हुआ। तो हो सकता है ये कोई सोची समझी साजिश हो। ये साजिश के तहत कृष्णन की बेटियों को अगवा करके कृष्णन को यह सब करने के लिए मजबूर किया गया। क्राइम सीन पर कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स का मिलना और कृष्णन के फोन का सेम उसी लोकेशन पर एक्टिव होना जहां पर उसकी पत्नी मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ था, ये सब किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस केस में ऐसे और बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। कृष्णन ने कर्जा किससे लिया था? और मंदोदरी पैसों का इंतजाम क्यों कर रही थी? और सरफराज क्यों गायब है? और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधनी के चेहरे पर कालिख पोती थी? और सबसे अहम सवाल, सुमति कहां है? खा ले। और कुछ सोचा है तुमने उसके बारे में जो मैंने तुम्हें बोला था, या यूं रो रो के मरना है? मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगी? सोचूंगी। कूद यहाँ से, कूद। मुझे माफी नहीं, मार दूंगा मैं तुझे। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे। कूद। नहीं कूदेगी? ठीक है। सर, प्रबोधनी और विंध्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई, जो इनको आइसक्रीम में मिलाकर दिया गया। सर, इन दोनों की मौत कृष्णन की मौत से 4 घंटे पहले हो गई थी। मतलब मंदोदरी का कत्ल इनसे 36 घंटे पहले हुआ। सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विंध्या सेक्सुअली एक्टिव थी, जबकि प्रबोधनी वर्जिन। विंध्या सिर्फ 16 साल की थी और विंध्या की लाइफ में सिर्फ ये सरफराज था। तो मतलब विंध्या के सरफराज के साथ फिजिकल रिलेशन थे। सर, कृष्णन के गुस्से की वजह यह बात भी हो सकती है। कृष्ण ने एक बेटी की सजा पूरे परिवार को क्यों देगा? पर सर, यह भी तो हो सकता है कि सर बेंगलुरु पुलिस ने सरफराज का पता लगा लिया है। वो बेंगलुरु में ही अपने एक दोस्त के घर पे छिपा हुआ है। बोल। साहब, अम्मा कसम मैं सच बोल रहा है साहब, मैं भागा नहीं था। तो मेरे को खबर आई कि विंध्या के फादर ने सुसाइड किया और सारा फैमिली गायब है, तो मैं डर गया था साहब। सोचा वो मंदिर वाले लोग आके मेरे को परेशान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। विंध्या के फादर कृष्णन को पता था कि तुम्हारी विंध्या के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं, फिजिकल रिलेशन भी थी? नहीं सर, हम लोग में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था सर, बल्कि हम लोग में अच्छी दोस्ती थी। और 2 महीने पहले पता नहीं अचानक विंध्या ने वो खत्म कर दी। विंध्या, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? सरफराज, इस वक्त मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है। प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। क्यों ना करूं? मैं प्यार करता हूं तुमसे, और ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी अभी नहीं बता सकती। प्लीज छोड़ दो मुझे। विंध्या, उस दिन कामाक्षी के पापा ने मेरे को देख लिया था। मुझे लगा वो विंध्या के पापा को जाके बताएंगे, इसलिए साहब मैं चिप गया था, मैं भागा नहीं था साहब। यहां तेरी कोई सफाई नहीं चलने वाली। अगर ये सरफराज वाकई सच बोल रहा है
तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि विंध्या ने उसे 2 महीने पहले अवॉइड करना शुरू कर दिया? और वो कौन है जिसके साथ विंध्या के फिजिकल रिलेशन थे? विंध्या सेक्सुअली एक्टिव हुई। सूत्रों से पता चला है कि यही मान रही है कि कृष्णन ने ही अपने पूरे परिवार का मर्डर किया है। विंध्या और उसके बॉयफ्रेंड सरफराज के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। और अगर कृष्णन ने ही अपने पूरे परिवार का मर्डर किया है तो क्या इसके पीछे का राज ये है कि कृष्णन का अपनी खुद की बेटी के साथ नाजायज संबंध था? अरे मीडिया वही कहती है जो पुलिस उन्हें बताती है, और वो पुलिस तो कुछ कर नहीं पा रही है, और इसलिए वो कृष्णन के ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगा रही है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनाई थी कि कृष्णन की अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, लेकिन मीडिया के अनुमान ने माहौल काफी बिगाड़ दिया था। हमने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यकीन दिलाया कि हम कृष्णन के परिवार के गुनाहगारों का जल्द से जल्द पता लगाएंगे। तब हमने महसूस किया कि इस परिवार पर जो गुजरी थी उसकी वजह 2 महीने पुरानी थी। उसी दौरान मंदोदरी पैसों का इंतजाम करने में जुटी थी। उसी दौरान मंदोदरी ने भरतनाट्यम की क्लास लेना बंद किया था, और उसी दौरान कृष्णन का परिवार चालीसा यानी 40 दिन का उपवास रख रहा था। हमने इस टाइम पीरियड पर फोकस किया और कई नए नतीजे सामने आए। सर कम इन। सर, मंदोदरी की मौत से 2 महीने पहले के उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड में एक फेक आईडी का नंबर मिला है। फेक आईडी का नंबर? हाँ सर, ये देखिए। और उस दौरान इस नंबर से मंदोदरी को काफी कॉल होते थे। और सर, मैंने चेक किया कि किशन की मौत से 55 दिन पहले मंदोदरी विंध्या और उसकी दोस्त कामाक्षी को लेकर चेन्नई गई थी। कामाक्षी भी उनके साथ गई थी? हाँ सर, मंदोदरी ने चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन में टिकट बुक कराई थी, और ये टिकट कामाक्षी, विंध्या और मंदोदरी के नाम पर बुक थी। और सर, वो फेक आईडी का नंबर जिससे मंदोदरी को कॉल होते थे, वो नंबर भी अक्सर चेन्नई में एक्टिव रहता था। हाँ अंकल, आंटी मुझे और विंदा को चेन्नई ले गई थी। तुम लोग वहां पे 3 दिन थे, कहाँ रुके थे? वो आंटी के सहेली के यहाँ। कौन सहेली? क्या नाम? हम उन्हें आंटी बोलते थे, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, और वो कहाँ रहती है मुझे ये भी नहीं पता। आपको तो पता होगा। मंदोदरी आपकी बेटी को लेकर कहाँ गई थी? नहीं सर, मुझे भी याद नहीं है। मेरा बहुत भरोसा था उन लोगों पे, इसलिए पूछा नहीं। कामाक्षी उनके साथ घूमने जाना चाहती थी, इसलिए अलाउ कर दिया। ये सदाशिव पक्का को छुपा रहा है, और इसकी बेटी कामाक्षी वही बोल रही है जिसके बाप ने उसे बोला है। तुम दोनों बाप बेटी पे नजर रखो, और हम मंदोदरी के भैया भाभी से मिलते हैं। शायद उन्हें मालूम हो कि मंदोदरी चेन्नई में किस सहेली के वहां रुकी थी। ओके सर। मुझे नहीं मालूम अक्का का कौन सहेली चेन्नई में। मुझे तो ये भी नहीं मालूम अक्का चेन्नई गई थी। मंदोदरी को एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से अक्सर कॉल आते थे चेन्नई से। ये वो नंबर किसका है? नंबर सर, ये नंबर के बारे में मेरे को नहीं मालूम सर। बाकी सब कुछ हमने खो दिया, लेकिन सर प्लीज आप कुछ भी करके सुमति को ढूंढ दीजिए ना, प्लीज सर। क्या हुआ? मैंने तो तुझे अभी बांध के भी नहीं रखा, तो गुमसुम से क्यों बैठी है? मुझे अक्का, अम्मा और अप्पा की याद आ रही है। आप मुझे कब ले जाओगे उनके पास? सोचूंगी। सर, हमें सर, मैंने उस फेक आईडी से लिए गए नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, उस नंबर से सिर्फ मंदोदरी को ही कॉल हो रहे थे। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मंदोदरी के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। मतलब फेक आईडी से लिया गया नंबर सिर्फ मंदोदरी को कॉल करने के लिए लिया गया था। जहां जहां चेन्नई में वो नंबर एक्टिव रहता था उन एरियाज को स्कैन करो, पर मंदोदरी जिस डेट को चेन्नई में पहुंची उन्हें वहां रिसीव करने कोई ना कोई जरूर आया होगा। तो उस डेट की स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो। मुझे लगता है हमें स्मृति की लीड भी चेन्नई से मिलेगी। राइट सर। स्मृति की तलाश में हम चेन्नई रेलवे स्टेशन से लेकर हर छोटी बड़ी जगह पर लगातार तफ्तीश कर रहे थे, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगे। हमने उस दुकान का पता लगा लिया था जहां से वो फेक आईडी वाला नंबर खरीदा गया जिससे मंदोदरी को लगातार कॉल हो रहे थे, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि वो नंबर इस्तेमाल कौन कर रहा था, और ये भी पता नहीं लग पाया कि वो 2 लोग कौन जिन्होंने प्रबोधिनी के चेहरे पर कालिक पोती थी। सरफराज, मेघनाथ, यशुदास और सदाशिव जैसे कई सस्पेक्ट हमारे रडार पर थे, लेकिन हम तब ये पता लगाने में नाकाम रहे कि सुमति उस वक्त कहाँ थी। इसलिए हमने उसकी तस्वीर सारे अखबारों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू किए, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी हमारे हाथ कोई लीड नहीं लगी। लेकिन उसी दौरान एक और गुना इस दशक की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनने वाला था।
दीदी तेरे लिए क्या लेके आई हूँ? साड़ी अच्छी है ना? अरे वाह। मुझे ये नहीं चाहिए आंटी, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ और मुझे घर का भी लेके जाएंगी। अरे तेरे लिए तो कर रही हूँ मैं। देख ये साड़ी पहना के सजा के तुझे घर पे भेजूंगी, तो बहुत सुंदर लगेगी। हाँ चल आजा आजा। देखिए सिया की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करना ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। ठीक। एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बाद में बात कीजिए प्लीज। आप मैं प्रेस से हूँ, मुझे अभी बात करनी है आप लोगों से। बोलिए क्या बात करनी है? मैंने पता किया कि सिया की उम्र 16 से भी कम है और आप लोग उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं। आप लोग सच सच बताइए, सिया का रेप हुआ है ना? आप लोग यही बात पुलिस से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए आपको गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी का कोई रेप नहीं हुआ है, बस उसे गलती हो गई है कि इतनी कम उम्र में उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन बना लिया बस। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? व्योमकेश हमारी बिरादरी का है, हमने समझौता भी कर लिया है। वो बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। जब सीए 18 ईयर्स की हो जाएगी ना तो हम शादी कर देंगे उसकी। ठीक चल। तो फिर आपके पास व्योमकेश का फोटो तो होगा? अरे मैडम ट्रस्ट में हम कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी का है। मैं कर रही हूँ, आपसे फोटो दिखा दीजिए। अरे ये देखिए, ये है व्योमकेश। एक मिनट, तुम व्योमकेश हो ना? तुम ही ने सिया का रेप किया है ना? कैसी बात कर रही है मैडम आप? मैं प्यार करता हूँ सिया से, मैंने रेप नहीं किया उसका। कम से कम 5-6 साल छोटी है वो तुमसे, और तुमने माइनर है वो, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। माना मैडम हमसे गलती हुई है और मैं सुधार भी कर रहा हूँ अपनी गलती में। मैडम उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे प्यार की निशानी है मैडम। मैंने रेप नहीं किया मैडम उसका फोटो ले। सिया के पेरेंट्स के खिलाफ जाकर रिपोर्टर दमयंती ने खलबली पैदा कर उसने अखबारों में छाप दिया कि सिया के पेट में रेप चाइल्ड। मिनिस्ट्री को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इसकी जांच की, लेकिन सिया के पेरेंट्स के बयान के बाद व्योमकेश को रेपिस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा लवर मानकर सराहा जाने लगा जो हर हाल में सिया को अपनाना चाहता था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, सोशल वर्कर सब सिया के शुभचिंतक बन गए। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद संदिग्ध हालात में सिया की मौत हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे कि पूरा स्टेट हैरान रह गए। सिया की मौत के बाद से उसका बॉयफ्रेंड व्योमकेश फरार है, जिससे सवाल ये उठता है क्या वाकई में व्योमकेश उस बच्चे का पिता था या फिर किसी गुनाह को छिपाने की साजिश की जा रही है। देखिए मुझे तो लगता है कि सिया का मर्डर भी एक साजिश है। आखिर में वेंकट ही मिला था सिया से, और मुझे तो डाउट है कि ये व्योमकेश भी वेंकट का ही एक मोहरा है। असल में वेंकट का ही रिलेशन था सिया के साथ। देखिए बिना किसी आधार के शमिता मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। ये मेरे को बदनाम करने का उसका साजिश है और उसका फायदा वो अगले इलेक्शन में उठाना चाहती है। इसलिए ये केस भी मेरी अगुवाई में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया और अब सिया के केस में हमें कृष्ण के परिवार के साथ हुए गुनाहों के जवाब भी मिलने वाले। सिया ने तो हमें यही बोला था कि व्योमकेश उसका बॉयफ्रेंड था। ये व्योमकेश अब कहाँ? वो पता नहीं, वो सिया अपनी मासी के घर गई थी रहने के लिए, वही मिला था और उसके साथ 2 दोस्त भी थे, अश्विन और राघव। राघव और अश्विन का वो तो सिया की मासी कामिनी को ही पता है। कामिनी बेंगलुरु में कहाँ रहती है? अभिनव सर ये कामनी अपने घर पे भी नहीं मिली, कई दिनों से ताला लगा उसके घर पे। तो मतलब सिर्फ कामनी नहीं, व्योमकेश भी क्या है? ढूंढो इन दोनों को और व्योमकेश के दोस्तों का पता लगाओ। ओके सर आपके लिए एक लेटर आया है, लेकिन भेजने वाले ने इसके ऊपर अपना नाम पता कुछ नहीं लिखा है। लेटर? सर मैं विंध्या और उसके परिवार की हमदर्द हूं और मुझे मालूम है कि उन सबकी मौत की जिम्मेदार ललिता है। पिछले 4 महीने से हमें कृष्णन के केस में कोई लीड नहीं मिली और आज अचानक ये लेटर लिखा किसने?
और ये ललिता कौन है? नहीं सर, मैं कोई ललिता को नहीं जानता हूँ, जो अक्का और जिया जी के परिवार को जानता हूँ। सर, ये लेटर आपको किसने भेजा? भेजने वाले ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इतना दावा जरूर किया कि कृष्ण और उसके परिवार की मौत की जिम्मेदार ललिता है। इसका मतलब सुमति भी? देखिए, अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये भी कहना मुश्किल है कि लेटर सच्चा है झूठा। और ये ललिता कौन है? सर, वो कामाक्षी बोल रही थी, मंदोदरी अक्का उन्हें चेन्नई में उनके कोई सहेली के पास ले गई थी। सर, ये ललिता वही तो नहीं? अंकल, मैंने बोला था ना, मुझे मंदोदरी आंटी की सहेली का नाम नहीं मालूम। और क्या तुम ललिता नाम की किसी औरत को जानती हो जो विंध्या की फैमिली को जानती हो? नहीं अंकल। लेकिन व्योमकेश के दोनों दोस्तों को पता चल गया सर। हमने कुछ नहीं किया सर, वो व्योमकेश ने उसके साथ क्या? हमने पता लगाया, तुम दोनों भी व्योमकेश के साथ सिया की मौसी के घर गए थे। क्या करने गए थे? बोलो। तुम यहाँ? तुमने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अंदर नहीं बुलाऊंगी? मौसी घर पर नहीं। तब तो अच्छा मौका है। अरे क्या कर रहे हो? साहब, हमें नहीं पता कि उसने अंदर जाके सिया के साथ क्या किया। हम तो बाहर ही खड़े थे, फिर उसकी मासी आई और उनको देखकर हम लोग भाग गए। सिया? हम तो बहुत हैरान थे सर कि वो सिया के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया था। वो तो सिर्फ सिया के साथ मजे लेना चाहता था सर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। व्योमकेश और कामनी, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? सर, हम सच्ची में कुछ नहीं जानते। सर, हमने ललिता के बारे में मेघनाथ समेत कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी ललिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो हो सकता है ललिता का नाम इस केस में हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाया गया हो, क्योंकि अगर किसी को लीड देनी थी तभी देखो। अब अचानक से इतने अरसे बाद ये लेटर क्यों लिखता हूं? फिर भी पता करो ये लेटर पोस्ट कहां से हुआ, शायद ये भी पता चले कि पोस्ट किया किसने। ओके सर। और अभिषेक, यस मुरमुन। सर, हमारे खबरी सुमति की तलाश कर रहे थे, तो गोमांतक गांव से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, गोमांतक गांव में एक पुजारी है जो एक चाइल्ड मैरिज करने वाला है। एक औरत उसे लगातार मिल रही है, और जिस लड़की की वो चाइल्ड मैरिज करने वाला है उसकी उम्र करीब 14 साल है। तो हो सकता है कि वो लड़की सुमति है। हमारी टीम तुरंत तुमसे कांटेक्ट करेगी, तब तक उस पर नजर रखो। गोमांतक गांव में एक पुजारी एक छोटी बच्ची की शादी करवा रहा है, 14 साल की। शायद वो सुमति है। सर, आप कहते तो उस पुजारी को उठा लें? नहीं, अभी पुजारी को उठाएंगे तो उस औरत को शक होगा। अभी चुपचाप गांव में जाओ और पुजारी पर नजर रखो और पता लगाओ कि जिस छोटी बच्ची की वो शादी करवा रहा है क्या वो वाकई सुमति है। ओके सर। सर, मैं कामिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक ललिता नायर नाम की औरत का नंबर मिला है। सर, ये नंबर काफी टाइम से बंद है। ये उसका फोटो है सर। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। ललिता, जो लेटर हमें भेजा गया था उसमें भी ललिता के नाम का ही जिक्र था, जिस पर लेटर लिखने वाले ने कृष्णन के परिवार को खत्म करने का आरोप लगाया था। और सिया का केस आते ही अचानक से वो लेटर हमें भेजा गया। तो क्या वो ललिता और ये ललिता दोनों एक ही? सर, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस ललिता का नंबर भी चेन्नई के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। चेन्नई में मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर गई थी। सर, मैंने चेन्नई पुलिस को ललिता के एड्रेस पर भेजा था, लेकिन वहां पर काफी टाइम से ताला लगा है। सर, मैंने इसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया। इसका कॉल रिकॉर्ड वेंकट समेत कई बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के नंबर से भरा पड़ा है। और इस लीडर वेंकट पर सिया के रेप का आरोप लगा था। मिलना पड़ेगा इस वेंकट को। और इस ललिता नायर की फोटो कामाक्षी को दिखाते हैं। हो सकता है ललिता वही ललिता हो जिससे मिलने के लिए मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या के साथ चेन्नई गई थी। ये ललिता कौन है मेरे को नहीं मालूम। मेरे पास ऐसा बहुत फोन आता है जो मेरा पीए उठाता है। मेरे को तो लगता है कि ललिता का कॉल आना भी एक चाल था। सर,
हेलो सर, मैंने कामाक्षी को ललिता नायर का फोटो दिखाया तो उसने पहचाने से मना कर दी। लेकिन सर मालूम चला है कि जो लेटर आपको भेजा गया था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उडीपी डाकखाने से कामाक्षी ने पोस्ट किया था। वहां के एक सीसीटीवी में वो लेटर बॉक्स में लेटर डालते हुए कैप्चर हुई थी। हाँ अंकल, मंदोदरी आंटी हमें चेन्नई में इन्हीं के पास ले गई थी। ललिता नाम है इनका, इसलिए तुमने हमें लेटर लिखा था। पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने बताने के लिए मना किया था। क्यों मना किया? क्या छुपा रहे हो? सर हम अपनी इज्जत बचा रहे थे, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अभिषेक, वो गमंता गांव का पुजारी उस बच्चे की शादी करवाने के लिए जाने वाला है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ अभी। सर बड़ी मुश्किल से मेरे बेटी का रिश्ता एक जगह तय हो गया था। जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के लिए चुना था उसी की शादी वो प्रबोधनी ने दूसरी जगह करवाई थी। मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। हमें बदला लेना था प्रबोधनी से, इसलिए हमने सुमति को उठा लिया। मुझे तो बस अपने बेटे का घर बसाना था। अपने बेटे का घर बसाने के लिए तुमने सुमिति को अगवा कर लिया और कृष्णन का पूरा परिवार तबाह कर दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये ललिता है ना, हमारे साथ मिली हुई है ना? कहाँ मिलेगी ये? हम इसको नहीं जानते, हमने किसी को कुछ नहीं किया। रेणु, खातिर कर रुद्रान की। मंदोदरी आंटी मुझे और वृंदा को यहीं लेकर आई थी सर, ललिता आंटी के पास। सर कामाक्षी ने जो बंगलो दिखाया है वो शूटिंग के लिए दिया जाता है, और जिस दौरान मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर यहाँ पर आई उस समय बंगलो विक्रांत प्रोडक्शन को दिया गया था। और सर ये भी पता चला है कि ये ललिता नायर एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है और सिया की मौसी कामनी एक फोटोग्राफर। ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? सर शायद बेंगलुरु में हो। विक्रांत प्रोडक्शन से ललिता के बेंगलुरु का एड्रेस मिला है। सिया हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहता था। अक्का और जीजा जी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद था। समर वेकेशंस पे सिया हमारे पास आया था ताकि वो फिल्म्स में ट्राई कर सके। ललिता एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है, काफी टाइम से हम उसको जानता था। चाची एक प्रोड्यूसर है जिसे सिया जैसा ही चेहरा चाहिए। मैंने ललिता पे ट्रस्ट करके सिया को उसके साथ भेज दिया, पर मुझे नहीं पता था कि ये उसके बचपने का फायदा उठा के उसके साथ चीट करेगा। सिया मेरी बातों में आ गई। मुझे लगा कि मैं उसकी मासूमियत का फायदा उठा सकती हूँ और मैंने वही किया। और उसे सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ही नहीं, बाकी बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन उनके पास भी ले जाने लगे। सिया जब अपने घर वापस चली गई तो तब मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे सब बताया कि ललिता ने उसके साथ क्या क्या करवाया। हमें बहुत गुस्सा आया सर, पर इसने हमको धमकी दिया था। तो अगर अपना मुंह खोलेगी ना तो सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद कर। व्योमकेश सिया को बहुत पसंद करता था सर। हमने उसका फायदा उठाया और बोला कि हम तुम दोनों का मैरिज करवा देगा, और सिया को भी अच्छे से समझा दिया। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।